चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वीरू, और थोड़ा सा इस कार्यक्रम में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। हमारे साथ वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशी जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि बाजार को इस तरह इस मूड माहौल में कैसे अप्रोच करना है। काफ़ी साइकिल्स देखी हैं रवि जी ने, काफ़ी सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल इनका फंड भी रहा है। रवि जी गुड मॉर्निंग। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा, इस तरीके की ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, इस बीच में मार्केट में क्या रुख अपनाया जाए? क्या थोड़ा कैश कॉल ली जाए, थोड़ा सा कैश पे रहा जाए, या फिर फुल्ली इन्वेस्टेड रहा जाए? पहले तो इसको समझ लेते हैं। सो अनुज जी, जो चीजें 100 साल में एक बार होनी चाहिए वो चीजें बाजार में हर 5-10 साल में एक बार होती हैं। अगर आप ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करो या कोविड की बात करो या जो अब हो रहा है ट्रेड वॉर, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जितनी फ्रीक्वेंसी से हो रही हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऐसा हर 10 साल में ऐसा एक चीज आता है जहां पर जो समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे देखा जाए। एक फ्रेमवर्क लोगों के पास नहीं होता है कि इस रिस्क को कैसे असेस किया जाए। सो पहली बात आपकी, टू एड्रेस योर क्वेश्चन ऑन द कैश कॉल, तो ये तो 6-8-9 महीने पहले लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब जाकर कैश कॉल लेना थोड़ा लेट इन द गेम हो जाएगा। बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इस रिस्क को कैसे देखा जाए, तो पहले ये रिस्क था जो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा, कि ट्रेड वॉर कैसे शुरू होगी। पर अब ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि पहले तो इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों पर लगा दी। फिर पता चला कि ये तो सिर्फ एक कंट्री के अगेंस्ट ही है। उनको देखना था कि सारे कंट्रियों का क्या रिएक्शन आ रहा है। उस रिएक्शन के बाद उनको पता चला कि किसके साथ ट्रेड डील करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे। करेंगे तो चाइना के साथ भी, बट अप्रोच क्या लेना है वो थोड़ा डिफरेंस है। सो एक एक तरह का ये नया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर एस्टेब्लिश हो रहा है। और वो जो जहां पर वो थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड होता है वहां अनसर्टेनिटी तो जरूर होती है। बट जब जब अनसर्टेनिटी होती है तभी तभी शेयर सस्ते मिलते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बिकॉज देर इज अनसर्टेनिटी, इज वी आर गेटिंग दीज प्राइसेस। जब अनसर्टेनिटी चली जाएगी तब तक तो भाव काफी बढ़ चुके होंगे। इफ यू रिमेम्बर इन कोविड टाइम्स, हमको कोई अंदाजा नहीं था कि ये इकोनॉमी कैसे रिवाइव होगी। पर सिर्फ इतना कह सकते थे भाव सस्ते हैं और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट, आरबीआई, फेड करेंगी। तो अभी भी यही लग रहा है कि गवर्नमेंट, आरबीआई और फेड जो है वो कर रही हैं अपना काम। एंड भाव सस्ते हैं तो आपको निवेश करना चाहिए। इवेंचुअली थिंग्स विल टर्न आउट फेवरेबली। ऐसा नहीं है कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल। मीनवाइल एक बार जरा इस समय की सबसे बड़ी कहानी लेकर आइए, डॉलर रुपी। एक बार डॉलर रुपी देखिए आप जरा, कहाँ पर हैं हम। और 85.96, 72 पैसे की मजबूती एक ही दिन में। मुझे याद नहीं पड़ता कब हमने इस तरीके का मूव लास्ट टाइम देखा था। 73 पैसे, मतलब आप इमेजिन करिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 रुपये के करीब का मूव एक ही दिन में आने वाला है। डॉलर इंडेक्स देखिए 100 के नीचे फिसला है। ये रवि जी एक जो बहुत लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या इस साल फाइनली पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा? डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है, और क्या फाइनली हमारे देश में भी जहां लगातार एफआईआईज ने सेलिंग की है, क्या कुछ इनफ्लो आने की तैयारी कर रहे हैं हम, या फिर एक्सपेक्टेशन रहेगी? नो, सो पहले तो ये समझना चाहिए कि ये डॉलर रुपी रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है या डॉलर वीकन हो रहा है। तो क्योंकि ये हमेशा ऑब्वियसली इट्स अ टू साइडेड करेंसी होती है। तो यहाँ पर डॉलर वीकनिंग का ट्रेड चल रहा है, ना कि रुपी स्ट्रेंथनिंग का। रुपी वर्सेस अदर करेंसीज एक्चुअली इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो रही है, वेदर इट इज यूरो, पाउंड या अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज। इट इज न्यूट्रल। सो इट इज डॉलर दैट इज वीकनिंग। ये डॉलर क्यों वीकन हो रहा है? तो अगर दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अचीव करने की ट्राई कर रही है। एक तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो करेक्ट करने की ट्राई कर रही है, और दूसरा जो उनका डेट लेवल है जो ऑलमोस्ट 130% जैसा पहुंच गया है एज कंपेयर टू जीडीपी, उसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है। और ये ट्रेड डेफिसिट करेक्ट करने के लिए वीकनिंग ऑफ डॉलर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो करेंगे तभी यूएस मैन्युफैक्चरिंग जाके competitive होगा। नाउ ये वेदर ये यूएस में मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव कर पाते हैं या नहीं, ये हमें 5 साल 10 साल में ही पता चलेगा। बट एट इन द मीन वाइल दे वॉन्ट अ वीक डॉलर। उनको वीक डॉलर चाहिए।
सो इफ यू सी डॉलर इंडेक्स 110 से लेके ऑलमोस्ट 100, इनफैक्ट 100 के नीचे चला गया ऑलमोस्ट अभी। तो 10% जैसा मूव आया है। ये मूव इतनी उस अगेंस्ट दैट हमारा रुपी 88 से लेकर 86 की तरफ है, या 85 हाफ हुआ है। तो 2-2.5% ही है। सो एक्चुअली तो जितना होना चाहिए था स्ट्रेंथन, उतना नहीं हुआ है रुपी। बट कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन विच इज यस, ये जो एक यूएस एक्सेप्शनलिज्म का ट्रेड बन गया था बाजार में, कि सारे पैसे अट्रैक्ट हो रहे थे टुवर्ड्स यूएस, वो अब पीक हो चुका है। और यहाँ से अब इमर्जिंग मार्केट एंड इनफैक्ट अदर डेवलप्ड मार्केट्स में भी पैसा जा रहा है। यूरोप हो, चाइना हो, इंडिया हो, सबको इसका फायदा होगा। बिकॉज डॉलर रिटर्न्स, यूएस मार्केट के डॉलर रिटर्न्स यहाँ पर पीक हो गए हैं। सो इफ यू सी, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका जो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शंस लिए हैं, उसका यूएस मार्केट पर और यूएस डॉलर पर पड़ा है। और ना कि रिलेटिवली हमारी बाजार भी कम गिरी है और हमारी करेंसी भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं हुई है। सो वी विल सी रिलेटिव फ्लोज कमिंग बैक टू द इमर्जिंग मार्केट्स, और उसका फायदा इंडिया को जरूर होगा। अब थोड़ा सा क्योंकि हम डॉलर की बात भी कर रहे थे, मैं एक आपसे सेक्टोरल व्यू लेना चाहता हूँ। अब इंडियन आईटी पर क्या व्यू होगा, क्योंकि हमने 52 वीक लो देखा, पिछले साल का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर था ये। टीसीएस के कल नंबर्स आए, उनकी कमेंट्री थोड़ी सी नर्वस लग रही थी। और क्या यूएस रिसेशन का रिस्क रियल है, और अगर ऐसा होगा तो क्या आईटी यहाँ से और गिरेगा, और वो क्या मौका होगा खरीदारी का? थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल पूछा मैंने, लेकिन आपका जवाब। नहीं, आई थिंक क्वेश्चन काफी वाजबी है। आई थिंक इंडियन आईटी सर्विसेज को मल्टीपल हेडविंड्स आ रहे हैं इस तरफ, इस समय। एक तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड जो ग्रोथ हो रहा है, उसमें अभी तक इंडिया ने अपना, दे हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स। वी हैव नॉट येट फाउंड आवर प्लेस इन द सप्लाई चेन फॉर एआई। सो ये जो नया अपॉर्चुनिटी तो है, बट एट द सेम टाइम ये हर्ट करेगा इन द इंटरिम पीरियड, जब तक हमें इसके बेसिस पे नई सर्विसेज या नए सोल्यूशंस हम क्रिएट नहीं करते। दूसरा है, यस, देयर इज अ रिस्क ऑफ यूएस इकोनॉमी गोइंग इनटू रिसेशन। तो अब ये रिसेशन होगा या स्लो डाउन होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। पर इतना जरूर है कि अगर आईटी एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड है सारी कंपनियों के लिए, और अगर इतना सब प्रॉब्लम है और अनसर्टेनिटी है, तो कंपनी थोड़ा होल्ड बैक करेंगी फ्रॉम इन्वेस्टिंग टू मच इनटू द फ्यूचर। सो वो एक रिस्क और है। तीसरा रिस्क, जैसे हमने बात की कि रिलेटिवली इंडिया की करेंसी एज कंपेयर टू द यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो, दो इन माय ओपिनियन दैट इज अ स्मॉल थिंग। हमेशा अगर रुपी सॉरी डेप्रिशिएट भी होता है तो गेन्स पास ऑन करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन आईटी कंपनी सारा रिटेन कर लेती हैं। तो शायद इस बार थोड़ी इंडियन आईटी की सर्विसेज थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाए फॉर द यूएस कंज्यूमर, बट दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव। अगर वहां पर रिसेशन का इश्यू है तो 2-5% अगर और करेंसी का भी इम्पैक्ट आता है, तो लोग और होल्ड बैक करेंगे फ्रॉम कमिटिंग। सो यस, माय व्यू इज नेगेटिव। एंड ऑल्सो दिस इंडस्ट्री हैज नॉट इन्वेस्टेड इनफ इन R&D, या उन्होंने अपना मॉडल को चेंज नहीं किया है अभी भी। हम कॉस्ट आर्बिट्राज मॉडल पर चल रहे हैं, और अब ये मॉडल आगे ज्यादा नहीं चल पाएगा। तो द इंडियन आईटी कंपनीज विल हैव टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स। रवि जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। इस पूरे फेज़ में, स्पेशली दैट फेज़ ऑफ आई थिंक फरवरी और मार्च, जहाँ पे हमने 2 बार ऑलमोस्ट 22,000 के लोज लगाए, दोनों लोज में बैंक निफ्टी का बिहेवियर वाज फार बेटर देन आई थिंक निफ्टी। अब ये लाजमी है कि जब आईटी क्रैक हो रहा था तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे ही पड़ेगा, लेकिन आपने अपने बैंकिंग पोर्टफोलियो को उस वक्त कैसे हैंडल किया? स्टॉक्स को क्या लोअर लेवल्स पे ऐड किया? प्राइवेट बैंक्स, पीएसयूज, आपका टेक बैंक्स पे इस वक्त? तो हमारा सबसे ज्यादा ओवरवेट आज के तारीख में फाइनेंशियल्स पर है, और विद इन फाइनेंशियल्स दोनों ही लेंडिंग फाइनेंशियल्स और नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स, दोनों पर हम ओवरवेट है। और सिंपल थीसिस इस ये है कि वैल्यूएशन एक 10-15 साल के लो पर चल रहे हैं। मैं स्टॉक प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। सारे लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 2 से 2.5 प्राइस टू बुक पर अवेलेबल हैं, लेस देन 1 ईयर फॉरवर्ड एट अ स्टैंड अलोन बेसिस। अगर आप उनके सब्सिडरी का वैल्यूएशन लो तो शायद 2 से भी कम है इन टर्म्स ऑफ
प्राइस टू बुक। इफ यू लुक एट इट, हाँ थोड़े बहुत कंसर्न है कि शायद अगले 1-2 क्वार्टर में थोड़ी एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट होगी, शायद थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आएगा। बट इफ यू सी द चेंज इन स्टैंड, आरबीआई ने जो स्टैंड चेंज किया है पिछले 6 महीनों में, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की है बैंकिंग सिस्टम को, जो थोड़ा रेगुलेटरी ईज ऑफ किया है, रियल एस्टेट और अनसिक्योर्ड बुक पे जो 125% रिस्क लगा दिया था उसको 100% कर दिया है। और जिस तरह से थोड़ी बहुत फिस्कल ऑल्सो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की फिस्कल सिचुएशन। ओके, ज़्यादातर रवि जी के पोर्टफोलियो में इस वक्त मतलब जिसे कहना इन्होंने बैंक्स को ज़्यादा फोकस किया, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ कि बोथ लैंडिंग एंड नॉन लैंडिंग जो है फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल कंपनियाँ हैं उनको फोकस किया है। यानी आपने बैंक्स पे, एनबीएफसीज पे और आपने जितने भी ब्रोकरेज कैपिटल मार्केट सेगमेंट वाली कंपनियां इस पर फोकस किया है। उनके व्यूज़ पे एक बार फिर से आएंगे। हल्का सा हमारा जो संपर्क है उनसे वो टूट गया है, बट निफ्टी में क्लियरली एक बड़े मूव के बाद थोड़ी स्थिरता या फिर थोड़ा धीमापन आ रहा है 10-20 डिमा की रेंज में। बैंक निफ्टी भी 51,000 के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे डामाडोल स्थिति में है। स्क्रीन पे कुछ रियल्टी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे आएगा इस वक्त ओबरा रियल्टी, ये डे हाई पर आके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ। सेम इज़ द केस विद, एक बार आप टाइटन लेके आइए टाइटन, इट्स 32-34 डे हाई पर, और टाइटन एक लंबे समय बाद एक विशेषज्ञ जो टेक्निकल हैं उनसे हम एक राय लेते हैं। आशीष कयाल जी, आशीष जी, टाइटन पे आपका व्यू 32-40 डे हाई पर 100 डेमा को स्ट्राइक करता हुआ। देखिए, ओवरऑल जो व्यू है टाइटन पे वो बुलिश है। आज के दिन में अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। इसके एक 3227 से रिजेक्शन आया था, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव आ सकता है। और डेली बॉलिंग बैंड के अपर बैंड को भी ये ब्रेकआउट करके अभी फिलहाल सस्टेन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से एक ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है, अच्छा मूव आ सकता है, एक मोमेंटम मिल सकता है। ऊपर में 3350 का लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। नीचे में जो गैप एरिया जो क्रिएट किया 3178 का, मेरे ख्याल से वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो 3178 के स्टॉप के साथ 3400 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है टाइटन में। अब बात करते हैं, हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं आज की टेक्निकल चर्चा में। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। श्रीकांत, कैसे रीड कर रहे हैं आप आज के इस पुल बैक को, जो ग्लोबल मार्केट्स में कल तक बहुत शार्प था, बट ओवरनाइट यूएस की प्राइस परफॉर्मेंस के बाद आज वो इतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। आज आपने 10-20 डेमा की रेंज को तो स्ट्राइक कर लिया, आपको क्या लगता है दैट्स इनफ, या फिर अभी उसके ऊपर कैपिटलाइज करने के दमखम रखता है निफ्टी पर आपका व्यू और आपके स्टॉक्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, अगर निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की अगर बात करें तो 22,800 इज लाइक क्रूशियल लेवल ऑफ कोर्स, बट इन लेवल्स के ऊपर का क्लोजिंग अगर आती है तो फिर मुझे लगता है कि हम ग्रेजुअली 23,800 तक जा सकते हैं। उसका रीजन ये है कि मार्केट ने, अगर आप वीकली बेसिस पे देखें तो एक रेंज को डिफाइन किया है अभी, एंड इट इज बिटवीन 23,800 एंड 22,000। सो जब तक मार्केट अभी 22,000 के लेवल्स को तोड़ेगा नहीं, तब तक मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। और ये मीडियन लेवल है 22,800 का, तो 22,800 के ऊपर हमें लगता है कि हम ग्रेजुअली ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो आज का दिन स्पेसिफिकली, जहाँ पे कल हॉलीडे या तो मे बी लॉन्ग हॉलीडे है 3 दिन का, मुझे लगता है कि जैसे हमने वेडनेसडे के दिन मार्केट में देखा था एक साइडवेज एक्टिविटी, शायद उसी टाइप की एक्टिविटी आज हम देख सकते हैं क्लोज टू दिस विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। बट अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट ने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। वीकली बेसिस पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जितनी बार भी मार्केट 22,000 के आसपास आ रहा है, कोई ना कोई स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। इवन इफ यू कंसीडर और रेशियो एनालिसिस करते हो तो उसके बेसिस पे पता चलेगा कि जो डॉलर में जो जो एफआईएस की सेलिंग आ रही थी और जो मार्केट का परफॉर्मेंस था, वहां पे भी डाइवर्जेंट एक्टिविटी आने की शुरुआत हो चुकी है। तो हमें लगता है कि हम इवेंचुअली धीरे धीरे एक बार 22,800 के ऊपर 23,800 तक वापस से जा सकते हैं। 23,800 क्रॉस करने के बाद 26,000 की पॉसिबिलिटी बनती है, और 22 टूटने के बाद 20,000 की पॉसिबिलिटी बनती है। अब कौन से पॉसिबिलिटी की तरफ जाएगा या प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएगा, ये हमें सोचना पड़ेगा।
व्हाइल लुकिंग एट द ग्लोबल मैक्रोज जैसे डॉलर या बाकी सब फैक्टर्स को मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि हायर लेवल्स जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है मार्केट में। तो वैसे हमें लगता है इस मार्केट को देखना चाहिए, और अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो उस वक्त कुछ बेस्ड ऑन रिवर्सल फॉर्मेशन हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। बट फॉर द टाइम बीइंग एट करंट लेवल्स मुझे लगता है कि हमें केयरफुल रहना है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एनी पोजीशन ऑन इंडाइसेस। ऑल राइट श्रीकांत जी, आते हैं आपके पास वापस। वो निफ्टी पर आपके क्विक टेक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी के साथ के पास वापस चलते हैं। रवि जी, एक बड़ी बेट जो आपने ली है इस मार्केट में वो है फार्मा और CDMO। अब क्या जो मामला चल रहा है टैरिफ, फार्मा पे भी ट्रम्प साहब कह रहे हैं आगे लगाएंगे टैरिफ, इस एनवायरनमेंट में क्या आप डबल डाउन करेंगे या फिर थोड़ा सा अपनी पोजीशन को पेयर करेंगे यहाँ पर? सी फार्मा में सप्लाई चेन को शिफ्ट करना यूएस की तरफ, मेरे लिए मुझे लगता है इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि वहां पर प्लांट लगाना नहीं चाहते, कंपनियां लगाना चाहती हैं, बट वहां पर आदमी अवेलेबल ही नहीं है, लेबर अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपके पास केमिस्ट और इंजीनियर का बेस ना हो तो आप कैसे लगाएंगे वहां पर? तो उनको फिर इंडिया और चाइना से ही लोग लेने पड़ेंगे अगर वहां प्लांट लगा रहे हैं तो। सो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है, बट ये 10 साल की शिफ्ट है, ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। तो और दूसरा उनका अगर उनका उद्देश्य है कि उन कॉस्ट कम करें यूएस में, तो इंडियन जेनरिक फार्मा तो उनको कॉस्ट कम करने में मदद कर रही है। जेनरिक्स आर द ओनली वे दे कैन ब्रिंग द हेल्थ केयर कॉस्ट डाउन। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है वो अपने खुद के इंटरेस्ट को हार्म करने जैसा होगा, बट जरूरी नहीं है कि जो लॉजिकल हो वही हो। यहाँ पर टैरिफ तो लग सकते हैं, बट टैरिफ लगेंगे तो पास ऑन भी हो जाएंगे कॉस्ट। सो इवेंचुअली मुझे लगता है सबसे ज्यादा सबसे कम इम्पैक्ट वाला सेक्टर है जहां पर टैरिफ लग जाए बट उसका शायद इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना हो बिजनेस पर। ओके रवि जी, EMS सेगमेंट, आई मीन इसने पैसा बना के दिया और कुछ स्टॉक्स इस सेगमेंट में ऐसे थे कि वाकई पूरा CY22 आई मीन 3-4 उनको बिलोंग करता था। EMS और इनफैक्ट डिफेंस में लिक्विडेशन के बाद कुछ बाइंग भी नजर आ रही थी जब हमने 22,000 से 23,800 तक का सफर तय किया। इन दोनों स्पेस पे आपका व्यू और इस प्राइस पे कर क्या रहे हैं आप? So I think डिफेंस हमने टुवर्ड्स द मिडल ऑफ 24 एग्जिट कर दिया था, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा ये मानना था कि यहाँ से ये स्टॉक अब 3 से 4 साल में डबल नहीं हो सकते। बट नाउ एट दिस जंक्चर हमारा इंटरेस्ट फिर बन रहा है कि नहीं, डिफेंस की स्टोरी खत्म नहीं हुई है, वो एक वैल्यूएशन और हो गया था जिसकी वजह से एक करेक्शन जरूरी था। वो करेक्शन अब हो चुका है and defense stocks are looking good. On the other hand, electronic manufacturing sector थोड़ा ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, और वहां पर वैल्यूएशन अभी भी करेक्ट नहीं हुए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड मे बी वहां पर फंडामेंटल्स भी शायद, अब ये टैरिफ वॉर का क्या होता है वो हमें आगे चल के मॉनिटर करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी यूएस और चाइना की टैरिफ वॉर में इंडिया शायद बेनिफिशियरी निकले, और अगर इंडिया का बेनिफिट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विल डेफिनेटली इमर्ज एज वन ऑफ द सेक्टर जहां पर बड़ा फायदा हो सकता है। सो ये सिनेरियो अगर पैन आउट होता है तो शायद ये स्टॉक यहाँ पर भी लिए जा सकते हैं, बट ये सिनेरियो होगा या नहीं होगा ये हमको अगले 2-3 महीनों में पता चलेगा। इस थीम जो आपने आइडेंटिफाई की हो या जिस पर आप इस समय एक साइडलाइन पर बैठे हो और इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो? सो एक ऑब्वियसली एक थीम है कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, जिसको टैरिफ से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। वहां पर ऑफकोर्स थोड़े बहुत ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, whether it is in terms of the tax cuts, whether it is in terms of the MSP price increase, some impact in terms of wealth effect from gold, wealth effect from land prices, वो दिख रही हैं। अब वहां पर जो मिसिंग है वो जॉब क्रिएशन और वेज इंक्रीज है। अगर ये दो चीज आ जाए तो कंजम्पशन कैन रियली हैव अ बिग बूम। ऑल्सो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स साइकिल चल रहा है उसका भी शायद कुछ ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया का जो कंजम्पशन स्टोरी है, अभी तक इस गवर्नमेंट का रवैया हमेशा ऐसा रहा है कि सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पर फोकस करें, बैलेंस शीट मैनेज करने पर फोकस करें, पर पहली बार हमने देखा बजट में कि इन्होंने टैक्स कट्स दिए हैं। सो the
इंक्रीमेंटली इट इज चेंजिंग। ये एक सटल शिफ्ट रहा है गवर्नमेंट के स्टैंड पर, और यहाँ पर अब अगर और स्टेप्स लिए जाएं तो कंजम्पशन स्टोरी इंडिया में रिवाइव हो सकती है। ओके रवि जी, धन्यवाद आपका, आज हमारे साथ जुड़े और इन सब टॉपिक पर आपने बात की।